हेलो फ्रेंड, दिस इज विकास पांडे एंड वेलकम टू easytalksforyou.com। आज के इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे दिस पॉइंटर के बारे में। जैसा कि इसके पहले हम पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट पढ़ चुके हैं, जहां पर हम ऑब्जेक्ट टाइप का पॉइंटर बनाते हैं। आज हम दिस पॉइंटर के बारे में पढ़ेंगे। दिस C++ में एक स्पेशल कीवर्ड है जो कि ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, मतलब करंट ऑब्जेक्ट को। जिस समय हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो फंक्शन कॉल के समय जो ऑब्जेक्ट फंक्शन को इन्वोक करता है वो करंट ऑब्जेक्ट होता है, तो ये उसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये एक प्रकार का पॉइंटर है जो कि करंट ऑब्जेक्ट का एड्रेस होल्ड करता है। जब भी हम फंक्शन को कॉल करते हैं, मान लीजिए कि एक क्लास का ऑब्जेक्ट obj है, तो इस तरीके से लिखते हैं ऑब्जेक्ट डॉट, मान लीजिए फंक्शन का नाम fun है। हमने इस तरीके से कॉल किया तो यहाँ पर ये करंट ऑब्जेक्ट है obj। तो जब भी ऑब्जेक्ट द्वारा फंक्शन को कॉल किया जाता है, जो दिस पॉइंटर होता है ये करंट ऑब्जेक्ट का एड्रेस होल्ड करता है। मतलब अगर हमने कॉल किया ऑब्जेक्ट डॉट फन, तो यहाँ पर दिस पॉइंटर की वैल्यू सेट हो जाएगी इस ऑब्जेक्ट के लिए इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस। तो जब भी फंक्शन कॉल होता है तो फंक्शन कॉल के समय सभी नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन में ये एज ए हिडन आर्गुमेंट पास होता है ऑटोमेटिकली। C++ में जब भी हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं, सभी नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन जब भी कॉल किए जाते हैं तो ये एज ए हिडन आर्गुमेंट ऑटोमेटिकली पास होता है। तो इस समय जो इसको कॉल करता है जो भी ऑब्जेक्ट, वो करंट ऑब्जेक्ट होता है। तो इस तरीके से उस करंट ऑब्जेक्ट के लिए ये दिस पॉइंटर की वैल्यू जो होती है उसका एड्रेस सेट हो जाता है। मतलब ये दिस पॉइंटर सभी नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन में लोकल वेरिएबल की तरह अवेलेबल रहता है और आप उसका यूज वहाँ पर कर सकते हैं। तो इसका यूज जनरली प्रोग्राम में, हम जो भी प्रोग्राम बनाते हैं ये ऑटोमेटिकली हिडन आर्गुमेंट के रूप में पास भी होता है और इम्प्लिसिट तरीके से यूज भी होता है। हम चाहे तो एक्सप्लिसिट तरीके से भी इसका यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल इसके लिए लेते हैं। हम अगर लिखते हैं इस तरीके से एक क्लास, मान लीजिए x, और यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं वाइड फन, फंक्शन बनाते हैं इस तरीके से वाइड फन। और जब हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जैसे हमने लिखा x obj, और उसके बाद जब हम कॉल करेंगे obj डॉट fun, तो जब नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन को जब भी कॉल किया जाता है करंट ऑब्जेक्ट द्वारा, कोई भी ऑब्जेक्ट जो कॉल करता है तो उस ऑब्जेक्ट का जो एड्रेस होता है वो दिस पॉइंटर के लिए उसकी वैल्यू होती है। मतलब दिस पॉइंटर वहाँ पर सेट हो जाएगा इस तरीके से। अगर हम ऑब्जेक्ट डॉट फन लिखेंगे तो यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट के लिए जो दिस पॉइंटर होगा या दिस पॉइंटर की वैल्यू होगी वो होगा इस करंट ऑब्जेक्ट का एड्रेस। अब ये दिस पॉइंटर जो भी नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन है उसके अंदर एज ए लोकल वेरिएबल ये यूज किया जा सकता है। ये जो भी नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन होते हैं उसकी बॉडी में वहाँ पर अवेलेबल रहता है हमेशा। तो आप इसे यूज कर सकते हैं यहाँ पर एक्सप्लिसिट तरीके से। अगर हम यहाँ पर देखें, एक वेरिएबल भी यहाँ पे बना ले, अगर हम मान लीजिए कि यहाँ पर एक डेटा मेंबर इंट ए है और फंक्शन जो हमने अभी लिखा था मान लीजिए वो पब्लिक में है। पब्लिक में हम फंक्शन बनाते हैं वाइड। अब यहाँ पर आप इस वेरिएबल को अगर वैल्यू देना चाहते हैं तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं एज इक्वल 100, ऐसा यूज कर सकते हैं। या तो आप इसको इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं दिस a इज इक्वल 100। यहाँ पर देखिए दिस को
क्योंकि ये पॉइंटर है, मैंने बोला अभी कि सभी नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन में एज ए लोकल वेरिएबल ये अवेलेबल रहता है उसकी बॉडी में, जिसका यूज़ आप एक्सप्लिसिट तरीके से भी कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर एज इक्वल 100 लिखते हैं तो जनरली जो भी प्रोग्राम हम बनाते हैं वहाँ पर ये ऑटोमेटिकली एज ए हिडन आर्गुमेंट पास भी होता है और उसकी बॉडी में ये इम्प्लिसिट तरीके से यूज़ भी होता है। हमने एज इक्वल 100 लिखा हुआ है जो इस तरीके से इंटरप्रीट होता है प्रोग्राम में, लेकिन हम चाहे तो एक्सप्लिसिट तरीके से भी उसको डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं। तो पूरे प्रोग्राम में इम्प्लिसिट तरीके से तो यूज़ होता ही है, साथ में अगर हम चाहें तो कुछ ऐसी जगह जहाँ पर इसकी ज़रूरत होती है, कुछ ऐसी सिचुएशन होती है, वहाँ पर आप एक्सप्लिसिट तरीके से भी इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल मैंने लिखा एज इक्वल 100 लिखा है, आप बिल्कुल इसको दिस और एरो ऑपरेटर उसके बाद इस तरीके से ए इज इक्वल 100 इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। तो दिस चूँकि एक पॉइंटर है, तो पॉइंटर के द्वारा कैसे हम एक्सेस करेंगे किसी वेरिएबल को या किसी डेटा मेंबर को, इसके लिए अगर आप नहीं जानते, मान लीजिए ट्यूटोरियल आपने नहीं देखा है पहले का, तो आप पॉइंटर या फिर जो इसके पहले हमने ट्यूटोरियल देखा है पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट, वो देख लीजिए ताकि इसको अच्छे तरीके से समझ सके कि हम कैसे इसको एक्सेस कर रहे हैं। यहाँ पे दिस के साथ जैसा हमने इस वेरिएबल को एक्सेस किया है, इसको दूसरी तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं हम, क्योंकि ये पॉइंटर हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको, पॉइंटर दिस डॉट ए इज इक्वल टू 100। तो यहाँ पर ये दोनों तरीका ही सही है दिस पॉइंटर को यूज़ करने का। दिस इस तरीके से भी यूज़ किया जा सकता है क्योंकि पॉइंटर है, और आप इसको इस तरीके से भी पॉइंटर दिस डॉट ए इज इक्वल टू 100, क्योंकि एक पॉइंटर है आप इसको इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये पॉइंटर उस करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है जिसके द्वारा ये फंक्शन इन्वोक किया जाता है, यानी कॉल किया जाता है। जैसे हमने लिखा यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया इसका और ऑब्जेक्ट डॉट fun कॉल किया, तो यहाँ पे हमने जो दिस लिखा हुआ है ये इस समय इस करंट ऑब्जेक्ट obj को पॉइंट करता है। तो इस तरीके से दिस पॉइंटर करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है या करंट ऑब्जेक्ट का मेमोरी एड्रेस होल्ड करता है, जिसके द्वारा वो फंक्शन कॉल किया जाता है या इन्वोक किया जाता है। ये सभी नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन में अवेलेबल रहता है, लेकिन स्टैटिक मेंबर फंक्शन में ये अवेलेबल नहीं होता। इसी तरीके से फ्रेंड फंक्शन में भी अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि फ्रेंड फंक्शन मेंबर फंक्शन नहीं होता है। और स्टैटिक अगर हम फंक्शन की बात करें तो स्टैटिक फंक्शन क्लास नेम से भी कॉल किया जा सकता है। तो इस तरीके से ये सभी नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन के लिए अवेलेबल रहता है। क्योंकि ये करंट ऑब्जेक्ट का एड्रेस होल्ड करता है, इसका यूज़ करके आप करंट ऑब्जेक्ट का भी एड्रेस प्रिंट करा सकते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट डॉट फन मान लीजिए फंक्शन है, तो ये करंट ऑब्जेक्ट हुआ। अब दिस पॉइंटर का यूज़ करके आप करंट ऑब्जेक्ट का एड्रेस डिस्प्ले करा सकते हैं। सी आउट ऑब्जेक्ट एड्रेस, और यहां पर आप यूज कर सकते हैं दिस। तो जब इस तरीके से आप दिस यूज करेंगे तो ये जो है वो करंट ऑब्जेक्ट का एड्रेस डिस्प्ले कर देगा। तो ये सभी मेंबर फंक्शन जो कि नॉन स्टैटिक है वहां पर इसका यूज हम कर सकते हैं, वहां पर ये अवेलेबल रहता है। अब एक्सप्लिसिट तरीके से, जैसा कि यहाँ पर मैं एक्सप्लिसिट तरीके से यहाँ पे देखिए दिस का यूज़ कर रहा हूँ उस करंट ऑब्जेक्ट का एड्रेस डिस्प्ले कराने के लिए। ऐसे और भी कई सिचुएशन हो सकती है जहाँ पर इसका यूज़ आप एक्सप्लिसिट तरीके से करेंगे। जैसे मान लीजिए एक सिचुएशन ये है कि लोकल वेरिएबल का नाम और मेंबर अगर डेटा मेंबर है उसका नाम अगर सेम हो जाता है, तो आप ऐसी समय पर इस समय पर आप यूज़ कर सकते हैं एक्सप्लिसिट तरीके से दिस पॉइंटर का। क्योंकि दिस पॉइंटर करंट ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए लोकल वेरिएबल जो भी मेंबर फंक्शन के अंदर हमने बनाया हुआ है और मेंबर डेटा मेंबर उसका नाम अगर सेम हो जाता है, तो आप दिस पॉइंटर का यूज़ करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल इसका लेते हैं क्लास X, और हमारे पास एक यहाँ पर वेरिएबल है इंट a मान लीजिए। ये हो गया डेटा मेंबर, इंस्टेंस वेरिएबल है। उसके बाद अब पब्लिक में हमने एक फंक्शन बनाया
वाइड फन, और यहाँ पर इस तरीके से पैरामीटर लिया इंट ए। आप यहाँ पे देखेंगे ये लोकल वेरिएबल या फिर फंक्शन का जो आर्गुमेंट है, पैरामीटर है, इसका नाम यहाँ पर जो मेंबर नेम है उसके जैसा ही है, बिल्कुल सेम है। तो आप इसको इस तरीके से अंदर नहीं लिख सकते a इज इक्वल ए, ये स्टेटमेंट आप यूज नहीं कर सकते। आपको अगर यहाँ पर मेंबर को वैल्यू देनी है, मतलब ये जो पैरामीटर पे वैल्यू होगी उसको देनी है, तो यहाँ पर जो कि दोनों का नाम बिल्कुल सेम है, तो आप दिस पॉइंटर का एक्सप्लिसिट तरीके से यहाँ पर यूज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि आप a इज इक्वल 10 लिखते हैं, आप उसको इस तरीके से एक्सप्लिसिट तरीके से a इज इक्वल 10 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो लोकल जो भी नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन है वहाँ दिस पॉइंटर अवेलेबल रहता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप दिस का यूज कर सकते हैं यहाँ पर, जो कि दोनों का नाम सेम है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप इस तरीके से लिख सकते हैं, दिस a इज इक्वल a। तो यहाँ पर दिस पॉइंटर के साथ हमने जो लिखा है, ये जो कि करंट ऑब्जेक्ट का एड्रेस होल्ड करता है, तो ये जो मेंबर है उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए दिस a इज इक्वल a। तो इस तरीके से अगर लोकल वेरिएबल या फिर फॉर्मल पैरामीटर का नाम मेंबर वेरिएबल जो हमारे पास डेटा मेंबर है उसके जैसा ही है, सेम है, तो आप यहाँ पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस तरीके से दिस पॉइंटर का यूज कर सकते हैं। दूसरा आप एक्सप्लिसिट तरीके से यूज कर सकते हैं जब आपको करंट ऑब्जेक्ट रिटर्न करना हो। क्योंकि हमको पता है कि दिस पॉइंटर करंट ऑब्जेक्ट का एड्रेस होल्ड करता है, तो आप इस स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं मेंबर फंक्शन के अंदर, रिटर्न दिस। इस स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। इस स्टेटमेंट का यूज करने पर ये करंट ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, क्योंकि दिस पॉइंटर करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है। तो जब हम रिटर्न स्टेटमेंट के साथ इस तरीके से दिस का यूज करते हैं तो ये करंट ऑब्जेक्ट को रिटर्न करता है। मतलब करंट ऑब्जेक्ट को रिटर्न करने के लिए या उसका रेफरेंस रिटर्न करने के लिए आप इसका यूज यानी कि दिस पॉइंटर का यूज एक्सप्लिसिट तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं, जो कि मेंबर फंक्शन द्वारा किया जाता है। तो इस तरीके से अगर मेंबर फंक्शन में मान लीजिए हम दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट है जिसको कंपेयर कर रहे हैं, तो कंपेयर करने के बाद मान लीजिए आपको करंट ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है या उसका रेफरेंस रिटर्न करना है, तो मेंबर फंक्शन द्वारा उसको रिटर्न करने के लिए इस स्टेटमेंट का यूज एक्सप्लिसिट तरीके से किया जा सकता है। तो जो भी कॉन्सेप्ट दिस पॉइंटर का है हमने यहाँ पर देखा, और ये भी देखा कि एक्सप्लिसिट तरीके से उसका यूज़ हम कहाँ पर कर सकते हैं, कहाँ इसकी ज़रूरत हमको पड़ेगी, जहाँ पर एक्सप्लिसिट तरीके से इसका यूज़ हम करेंगे। अब हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे और समझेंगे कि इसका यूज़ हम प्रोग्राम में कैसे कर सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम हमने अभी देखा थ्योरी में, उस प्रोग्राम में हम देखेंगे कि वो दोनों तरीके से उसका यूज़ हम कर लें। तो स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम हम। तो स्टार्ट करते हैं इसके लिए एक प्रोग्राम। सबसे पहले हेडर फाइल से हैज़ इंक्लूड iostream.h और इसी तरीके से हैज़ इंक्लूड conio.h। सबसे पहले क्लास बना लेते हैं, क्लास मैक्स, और एक वेरिएबल मैं यहाँ पे बना लेता हूँ इंट नंबर। अब पब्लिक में फंक्शन बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो वेरिएबल हमने बनाया हुआ है इसको वैल्यू देने के लिए मैं कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ। तो मैक्स नाम का क्लास है, तो एक कंस्ट्रक्टर यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, मैक्स इंट नंबर इज इक्वल 0। दिस एरो नंबर इज इक्वल नंबर, और यहाँ पर ये क्लोज। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे कि मैक्स नाम का क्लास है और यहाँ पर मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट का यूज़ किया गया है। अगर आप डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट के बारे में नहीं जानते तो पिछले ट्यूटोरियल्स में इसको देख सकते हैं। नंबर इज इक्वल 0, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैंने नंबर
और यहाँ पर जो लोकल वेरिएबल है और जो मेंबर है दोनों का नाम सेम हमने लिया हुआ है, क्योंकि हमने अभी थ्योरी में देखा कि ये जब प्रॉब्लम आती है तब भी हम दिस पॉइंटर का एक्सप्लिसिट तरीके से यूज़ करते हैं। तो इसको इस तरीके से भी यहाँ यूज़ कर सके, इसके लिए दोनों का नाम यहाँ पर मैंने सेम लिया है। अब यहाँ पे देखिए दिस नंबर इज इक्वल नंबर। जब डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट का यूज़ इस तरीके से किया जाता है, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट जो पैरामीटर है, तो जब भी हम प्रोग्राम बनाते हैं और ये कंस्ट्रक्टर कॉल होता है तो अगर हम वैल्यू नहीं देंगे तो नंबर इज इक्वल अपने आप 0 यहाँ पर सेट होगा। जब ये कॉल होगा कंस्ट्रक्टर, वहाँ पर हम चाहे तो ऑब्जेक्ट को बिना किसी आर्गूमेंट के कॉल करेंगे तो ये नंबर इज इक्वल 0 सेट हो जाएगा। अदरवाइज हम वहाँ पर एक आर्गूमेंट दे भी सकते हैं। जब हम आर्गूमेंट देंगे तो यहाँ पर जो भी आर्गूमेंट देंगे वो नंबर पर सेट हो जाएगा। तो इसके बारे में आप पिछले ट्यूटोरियल्स में देख सकते हैं। तो ये कंस्ट्रक्टर हो गया वैल्यू देने के लिए, वेरिएबल्स के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब एक फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पर मैक्स n%, फंक्शन का नाम ग्रेटर और मैक्स n%x। यहाँ पर आप फंक्शन की जो डेफिनेशन है, जो हेडर है वो देखिए। यहाँ फंक्शन का नाम ग्रेटर है और यहाँ पर आर्गुमेंट के रूप में ऑब्जेक्ट रेफरेंस पास कराया गया है। जो पैरामीटर है वो ऑब्जेक्ट रेफरेंस है। यहाँ पे देखिए ये क्लास नेम है मैक्स और ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर हमने n% का यूज़ किया है, ये रेफरेंस है। और इसी तरीके से ये क्लास नेम और हमने n% का यूज़ किया है, मतलब हमको ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रिटर्न करना है। तो यहाँ पर जो आर्गुमेंट या पैरामीटर वो भी ऑब्जेक्ट रेफरेंस है और जो रिटर्न करना है वो भी ऑब्जेक्ट रेफरेंस है। तो यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट हमारे पास होंगे, एक तो करंट होगा जिसके द्वारा फंक्शन कॉल होगा और एक ऑब्जेक्ट एज ए आर्गुमेंट वहाँ से पास किया जाएगा। तो हम ऑब्जेक्ट रेफरेंस का यूज़ करते हुए कंपेयर करेंगे, जो कि दो ऑब्जेक्ट होंगे, दोनों के पास जो वेरिएबल है नंबर उसकी अपनी अपनी वैल्यू होगी। हम दोनों को कंपेयर करेंगे और जो भी वैल्यू बड़ी होगी उसके लिए फिर हम ऑब्जेक्ट यहाँ से ऑब्जेक्ट रेफरेंस रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा कोड है, इफ़ अब हमारे पास ऑब्जेक्ट रेफरेंस है x, तो हम लिखेंगे x डॉट नंबर इज ग्रेटर देन नंबर। तो यहाँ पे जो x डॉट नंबर लिखा हुआ है ये जो आर्गुमेंट के रूप में ऑब्जेक्ट पास होगा, ये रेफरेंस है x उसके लिए। लेकिन यहाँ पे केवल नंबर लिखा गया है ये करंट ऑब्जेक्ट के लिए है, क्योंकि करंट ऑब्जेक्ट जब फंक्शन को कॉल करता है तो इस तरीके से डायरेक्टली वो वेरिएबल को यूज़ कर सकता है, डेटा मेंबर को। तो x डॉट नंबर इज ग्रेटर देन नंबर। तो अगर जो आर्गुमेंट जो पास किया गया है उसमें अगर वैल्यू ग्रेटर है तो हम रिटर्न करेंगे उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, रिटर्न हमारे पास उसका नाम है x। एल्स में अगर मान लीजिए कि वो जो ऑब्जेक्ट पास किया गया है वो अगर उसकी वैल्यू जो है यहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू ग्रेटर नहीं है, तो जो करंट ऑब्जेक्ट है उसके पास जो ये वेरिएबल है नंबर उसकी वैल्यू यहाँ पर ग्रेटर है, तो करंट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस हमको पास करना है। तो करंट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास करने के लिए हम यहाँ एक्सप्लिसिट तरीके से दिस पॉइंटर का यूज़ करेंगे, जैसा कि हमने एग्जांपल में देखा था। तो हम यहाँ पर लिखेंगे रिटर्न और एक्सप्लिसिट तरीके से लिखेंगे पॉइंटर दिस, और यहाँ पर ये क्लोज और सबसे लास्ट में ये क्लोज। तो ये फंक्शन देखिए बहुत ही सिंपल है, जो कि ऑब्जेक्ट रेफरेंस से रिटर्न कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट जो कि एज ए आर्गुमेंट यहाँ पर होगा, अगर उसमें नंबर की वैल्यू बड़ी है तो उसका रेफरेंस रिटर्न होगा, अदरवाइज करंट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रिटर्न करेंगे। हमने एक्सप्लिसिट तरीके से लिखा है पॉइंटर दिस। आगे बढ़ते हैं, एक फंक्शन और बनाते हैं। अगला फंक्शन हम बनाएंगे वाइड डिस्प। ये जो भी ग्रेटर वैल्यू होगी उसको डिस्प्ले करेगा। सी आउट मैसेज डिस्प्ले करा लेते हैं वैल्यू के साथ, ग्रेटर वैल्यू, और यहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करा लेते हैं और ये क्लोज। तो इस तरीके से लास्ट में फिर क्लास क्लोज कर दिया। इस तरीके से हमारा क्लास जो है वो कंप्लीट हो गया। हमारे पास यहाँ पर तीन फंक्शन हैं। सबसे पहला कंस्ट्रक्टर है जो कि वैल्यू इनिशियलाइज करेगा,
उसके बाद हमारे पास दूसरा फंक्शन है जो कि ऑब्जेक्ट हैं उनकी वैल्यूज़ कंपेयर करेगा, फिर ऑब्जेक्ट रेफरेंस वहाँ से रिटर्न करेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए तीसरा डिस फंक्शन है जो कि जब भी कॉल किया जाएगा तो जो वैल्यू है नंबर की वो डिस्प्ले करेगा, ग्रेटर वैल्यू। क्योंकि यहाँ पर हम जब भी कॉल करेंगे इसको तो जो भी रेफरेंस रिटर्न होगा उसके द्वारा कॉल करेंगे, जो भी ग्रेटर वैल्यू होगी वहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। अब इसको हम मेन फंक्शन में यानी मेन फंक्शन बनाते हैं और वहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। कंटिन्यू करते हैं प्रोग्राम को। इंट मेन, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो ऑब्जेक्ट बना लेते हैं मैक्स ओबीजे। अब यहाँ पर मैं 3 ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, obj1 जो कि कंस्ट्रक्टर है। जैसे मैंने ऑब्जेक्ट बनाया हमको एक आर्गुमेंट पास करना होगा वहाँ पर, तो एक आर्गुमेंट में यहाँ पे पास कर लेता हूँ 10, कॉमा ऑब्जेक्ट2 यहाँ पे पास कर लेता हूँ मैं 20, कॉमा एक ऑब्जेक्ट और बनाता हूँ obj3। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे कि जब मैंने ऑब्जेक्ट बनाया तो पहला इसको एक वैल्यू पास की 10, दूसरे को 20 और ऑब्जेक्ट 3 को कोई वैल्यू पास नहीं की है क्योंकि हमने वहाँ पर डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट यूज़ किया है, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर यूज़ किया है। तो वहाँ पर डिफ़ॉल्ट पैरामीटर में हमने लिखा हुआ है नंबर इज इक्वल 0। तो अगर हम इस तरीके से ऑब्जेक्ट 3 बनाते हैं तो अपने आप ही उसकी वैल्यू वहाँ पर 0 सेट हो जाएगी, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है। अब इस तरीके से हम इसको कॉल करेंगे obj3 इज इक्वल obj1 डॉट, हमारे पास जो फंक्शन है वो है ग्रेटर, तो लिखेंगे ग्रेटर और आर्गुमेंट के रूप में ऑब्जेक्ट पास करेंगे जिसको कंपेयर करना है obj2। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे जब इस तरीके से स्टेटमेंट लिखा जाएगा तो ग्रेटर जो कि फंक्शन है वहाँ पर वो रेफरेंस रिटर्न करेगा और यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो उसके आर्गुमेंट है वहाँ भी ऑब्जेक्ट रेफरेंस है। तो हमने जब ऑब्जेक्ट 1 डॉट ग्रेटर obj2 लिखा तो यहाँ पर जो दिस पॉइंटर है दिस, इसके लिए करंट ऑब्जेक्ट है obj1। तो यहाँ पर इस स्टेटमेंट में दिस पॉइंटर जो है ग्रेटर जो फंक्शन यूज़ हो रहा है उसके अंदर दिस पॉइंटर यूज़ होगा और वहाँ पर वो दिस पॉइंटर की वैल्यू जो होगी वो करंट ऑब्जेक्ट का एड्रेस होगा यानी ऑब्जेक्ट 1 का एड्रेस होगा। तो दूसरा जो रेफरेंस पास हुआ वो ऑब्जेक्ट 2 है। अब वहाँ पर जब कंपेयर किया गया है तो मान लीजिए ऑब्जेक्ट 2 वहाँ पे लिखा हुआ है जो अंदर में हमने यूज़ किया x डॉट नंबर, अगर ऑब्जेक्ट 2 की जो नंबर की वैल्यू वो ग्रेटर होती है तो उसका रेफरेंस रिटर्न होगा। अदरवाइज करंट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रिटर्न करना होता है जो कि यहाँ पे करंट ऑब्जेक्ट 1 है और जिसका रेफरेंस या इसका एड्रेस किसके पास है, दिस के पास। तो वहाँ पर हमने लिखा हुआ है रिटर्न पॉइंटर दिस, तो इस तरीके से वो करंट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस यहाँ पर रिटर्न करेगा जो कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट 3 के पास होगा। आगे बढ़ते हैं। तो वहाँ पर पॉइंटर दिस का यूज़ करने के बाद जो भी रेफरेंस रिटर्न होगा चाहे वो ऑब्जेक्ट 2 के लिए हो या फिर करंट ऑब्जेक्ट के लिए, तो ऑब्जेक्ट 3 का यूज़ करेंगे। उसके लिए हम ऑब्जेक्ट 3 डॉट जो भी रिटर्न हुआ होगा उस वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए हमारे पास फंक्शन है डिस्प, तो ऑब्जेक्ट 3 डॉट डिस्प जो भी ग्रेटर वैल्यू जो भी ऑब्जेक्ट रेफरेंस रिटर्न हुआ होगा वो यहाँ पर 3 पर होगा और उसके लिए हम रेफरेंस 3 यूज़ कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट 3 डॉट डिस्प जब हम करेंगे तो जो भी ग्रेटर वैल्यू होगी, क्योंकि डिस्प फंक्शन उस ऑब्जेक्ट के द्वारा कॉल किया जाएगा तो उसकी नंबर वैल्यू प्रिंट करेगा, तो जो भी ग्रेटर होगा इसके द्वारा रिटर्न किया जाएगा और यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट द्वारा डिस्प को कॉल करने पर वो वैल्यू स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगी। तो जो कि हमने 10 और 20 दिया हुआ है तो यहाँ पर ग्रेटर वैल्यू 20 डिस्प्ले होगी। इसी तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर 120 कर सकते हैं तो फिर ग्रेटर वैल्यू 100 होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ग्रेटर जो है वो रेफरेंस रिटर्न करेगा। लास्ट में गेट ch और रिटर्न 0, सबसे लास्ट में ये मेन फंक्शन क्लोज। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है, ये बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है जहाँ पर हमने दिस पॉइंटर का यूज़ देखा है कि एक्सप्लिसिट तरीके से कैसे उसका यूज़ हम करते हैं जो कि करंट ऑब्जेक्ट का मेमोरी एड्रेस होल्ड करता है। तो आज इस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने दिस पॉइंटर क्या होता है,
कहाँ कहाँ पर उसको यूज़ किया जा सकता है, कैसे उसे हम प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज़ कर सकते हैं एक्सप्लिसिट तरीके से प्रोग्राम में, और एक छोटा सा सिंपल सा प्रोग्राम बना के हमने उसका यूज़ देखा। आगे हम और भी प्रोग्राम देखेंगे। तब तक के लिए आप हमारी वेबसाइट easytutsforyou.com पे लॉगिन कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।